तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि हाउ यू केम इन दिस फील्ड, आप कैसे आए, तो ये आपके जो सानिध्य में लोग आए और आप जिनकी सानिध्य में आए और आपके जो गुरु माँ उनके मार्गदर्शन से आप उस वे में जा पाए। हाँ, मतलब मेरी जो पहले गुरु माँ रही, मैंने बताया उनके बारे में, तो उन्होंने मेरे अंदर ना वो बीज बो दिया संगीत का। और सीरियसनेस तो देखो, एक 4 क्लास 4th 5th के बच्चे में उतना सीरियसनेस क्या आएगा, पर हाँ, मैं अभ्यास करके रियाज़ करती थी, मुझे ये बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि धीरे धीरे वो चीज़ मेरे अंदर बैठते गया। और साथ साथ मेरी मम्मी पापा जहाँ पे भी कोई कंपटीशन होता था मैं जाती थी। हाँ, मेरी माँ एक स्कूल टीचर रही है, वो साइंस की टीचर रही है, उन्होंने रिटायरमेंट किया गवर्नमेंट स्कूल से। और मेरे पिताजी बीएचयू से वो इंजीनियर है, मेरे भाई खुद इंजीनियर है। मतलब मेरा जो घर है उसमें सारे लोग एकेडमिकली वेरी साउंड, इस्टेब्लिश्ड है अपने अपने फील्ड में। तो एक ऐसे माहौल से मैं आई जहाँ पे मुझे बैलेंसिंग करना सिखाया बचपन से, कि अगर संगीत करना चाहते हो तो आपका अभ्यास करना ज़रूरी है। और हर जगह मुझे ले जाते थे, जहाँ पे भी पता चलता था, या मेरे गुरु माँ बताते थे कि यहाँ पे एक कलाकार आए हैं कि आप जाइए, या मेरे वो भी मेरे साथ चलती थी एज ए गुरु, मुझे ले जाती थी। तो मैंने सीख सीख के, सुन सुन के मेरा जो बचपन है वो मेरा शुरू हुआ। इस कदर शुरू हुआ। मैम, तो ये जो कहानी हमने आपने पूरी बताई, आपने कैसे आपने सीखा, अब शुरुआत कैसे हुई आपकी, और आपका ये जो बीज जो बो गया, जो बीज आपके अंदर म्यूजिक का, सुरों का बीज आपका अंदर डाल दिया गया, उसके बाद आप उस शहर से, उस जगह से बाहर आए, क्या संघर्ष रहे, क्या परेशानियां रही? क्योंकि आई बिलीव फॉर अ फीमेल, फॉर आर्टिस्ट, नॉट अ फीमेल, एक फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिस्ट के लिए, और जो समाज में आपने कहा कि मेरे सारे समाज में सारे एकेडमिक्स वाले थे, और इंडियन सोसाइटी आज तक ऐसी नहीं है कि जो एकेडमिक्स के बाद कुछ आर्टिस्ट सोच पाती है। हाँ, पहले होता था गाना बजाओगे, ये करोगे, नाचोगे, गाओगे। मैंने आई हैव हर्ड दिस थिंग्स, और मैं सुनता भी देखता भी हूँ, और आई थिंक आज भी है, ये जो प्रॉब्लम है आज भी रेलेवेंट है बहुत जगह में। आपके स्टूडेंट्स भी सुनते होंगे, बताते होंगे, उनके पेरेंट्स भी बोलते होंगे। हाँ, तो आपने ये सब चीज़ें, और आपके लाइफ में और आपके संघर्ष, ऐसी चीज़ें आई उसके बाद, निकलने के बाद कुछ स्टोरीज हैं इसकी, कुछ अच्छी स्टोरी कुछ हो? देखो, स्टोरीज तो है राहुल, बट वही है कि दिमाग में बहुत कुछ है, तो मैं उसको समेटने की कोशिश करूँगी। यात्रा तो मेरा बहुत लंबा रहा, बिल्कुल, ठीक है ना। आज 2025 है, और मैं कब 2003 में निकली थी मेरी होम टाउन से। और मेरे माता पिता जब तक रहते हैं, आप एक शील्ड में रहते हो, आप बहुत कोजी एक एनवायरनमेंट में रहते हो। और जैसे मैंने आपको बोला, मैं बहुत एक स्मॉल टाउन से हूँ। वहाँ से जब मैं कलकत्ता आई, इसके बाद मैं कलकत्ता आ गई थी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन तक आसाम में पढ़ना लिखना मैंने किया सिलचर से। इसके बाद आई केम टू कलकत्ता फॉर माई मास्टर डिग्री। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज रहा, क्योंकि जब मैं गई रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, जो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, जोरासांको ठाकुरबाड़ी में वो था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको बनाया था। कहाँ पर है? कलकत्ता में। हाँ, जो इनका जन्म स्थान है, जोरासांको ठाकुरबाड़ी में उनका जन्म हुआ था। तो ये एक यूनिवर्सिटी है, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हम लोग बहुत ही ट्रेडिशनल वे से म्यूज़िक सीखे हैं। तो वहाँ पे देश विदेश से लोग आए एंट्रेंस देने के लिए। और कहाँ, मैं सिलचर मैंने सीख के वहाँ से मैं निकली, मुझे लगा था शायद मुझे ना ही मिले चांस वहाँ पे, पर बाय गॉड्स ग्रेस और गुरु माँ ने ऐसे मुझे सिखाया, ऐसे उन्होंने तैयार किया, तो आई क्रैक्ड द ऑडिशन, और मुझे मास्टर डिग्री में एडमिशन मिल गया। क्या बात है। और फर्स्ट चांस मिल गया। हाँ, और आसाम यूनिवर्सिटी में मुझे इंग्लिश, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में था। अच्छा। तो मेरे भाई जो है, जैसे तुमने बोला, सब लोग सोचते थे ये निकलेगी कैसे, करेगी, छोटी बहन है ये। तो मेरे बड़े भाई, उनका भी मैं यह जिक्र करना चाहूँगी। मेरे भाई अभी आसाम यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे पोस्ट में गैजेटेड ऑफिसर है। उन्होंने तब वो मुझे बोले कि हाँ, तू यहाँ से मास्टर डिग्री कर, आसाम यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स रहा तेरा। तो पहले रोके कि नहीं, कैसे क्या करोगे, कलकत्ता इतना बड़ा शहर है, कैसे क्या करोगे। पर मुझे वहाँ पे भी मैंने क्लियर कर लिया था एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश में एमए करने के लिए। तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि तब तक मुझे रविंद्र भारती में मिल गया था। तो वहाँ से एक्चुअली मेरा संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि हम लोग जब सीखते हैं म्यूज़िक, और जब तुम एक थोड़ा
बृहत जगत में आ जाते हो, क्योंकि कलकत्ता आपको पता है वो हब है म्यूजिक का। वहाँ पे बॉम्बे से भी सीखे लोग आए थे एंट्रेंस देने के लिए, कोल्हापुर से आए थे, कानपुर से आए थे, बॉम्बे से आए थे, दिल्ली से भी 1-2 बच्चे गए थे, और सीट गिने चुने ही होते थे। तो वहाँ मैंने मास्टर डिग्री किया। तो मास्टर डिग्री के बाद और एक फिर पैच आया मेरी ज़िंदगी में, इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली गाना बजाना सीखते हैं या कुछ भी करते हैं ताकि हम लोग इंडिपेंडेंट बने, हम लोग अपना कुछ करें। तो तब मेरा विजन उतना क्लियर नहीं था कि म्यूज़िक करके क्या मैं कमा पाऊँगी, क्या मैं कुछ कर पाऊँगी। मैम वेरी वेरी मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैम ने एक क्लियर बात कह दी कि मैं कमा पाऊंगी म्यूजिक करके, बट ये क्लियर क्वेश्चंस जो लोगों के माइंड में आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि म्यूजिक जैसे तुमने बोला ना, म्यूजिक करके लोग सोचते हैं भाई इसमें तो पैसा वेस्ट है, बस सीखते रहो, पैसा आएगा या नहीं वी डोंट नो। हाँ, एक क्लियर क्वेश्चन जो यूथ देख रहा है, जो एस्पिरेंट है, हाँ, उसका पेरेंट, हाँ, ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स एंड टू द एस्पिरेंट्स, आई एम सेइंग, हाँ, न्यू जनरेशंस जो म्यूजिक में आना चाहते हैं, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्कूप्स। वो सोचते हैं कि कमाओगे नहीं कमाएंगे, कहीं हम इसमें इसी लूप में ना रह जाएं, इस रियाज में। तो इसके भी बहुत सारे डायमेंशंस और बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, जैसे फिर सॉरी इंटरप्ट करूंगा, लेट कंटिन्यू द स्टोरी, यू आर टेलिंग द स्टोरी अबाउट द, फिर हम आए, संघर्ष हुआ, उसके बाद प्लीज कंटिन्यू द स्टोरी। हाँ, तो मास्टर डिग्री करने के बाद मुझे लगा मैं एमबीए करती हूँ, क्योंकि तब तक मुझे नहीं पता था कि अच्छा म्यूज़िक में कमा लूँगी इतना, ये हो जाएगा। तो मैंने 1-2 महीना एमबीए की कोचिंग मैंने लिया, तो वो देखा कि वो दैट इज़ नॉट फॉर मी, और मे बी आई एम नॉट फॉर दैट, मैं वो क्लियर हो गई थी। उसके बाद मेरे और एक भाई, मेरे बुआ की बेटा, अभी तो वो यूएसए सेटल हो गया है, यही द्वारका में रहते हैं, उन्होंने मेरे पापा जो उनके मामा जी लगे उनको बोले, वो और उनकी मिसेस दोनों, मेरी भाभी भी इतना अच्छा गाती। और तब तक क्या हुआ, असम में मैं गाने लग गई थी, सिलचर में, मेरे होम टाउन में, जैसे कंपटीशन में, स्टेजेस में। ओके। और कलकत्ता में भी जब मैंने मास्टर डिग्री किया तो गाना बजाना मेरा एक मतलब प्रतिदिन का कुछ ना कुछ होता था, जैसे कॉलेज में गा रही हूँ, या मास्टर डिग्री जब कर रही थी कलकत्ता में तब किसी कंपटीशन में जा रही हूँ, क्योंकि कलकत्ता में तो गए आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। हाँ, जैसे पश्चिम बंगो संगीत समिति है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यंग टैलेंटेड बच्चों के लिए कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मैं इन सब में गाती थी। कभी हमेशा जीतती थी ऐसी बात नहीं है, पर मैं करती थी, मेरे दोस्त लोग, हम लोग जाते थे। तो फिर मामा जी, मतलब मेरे पिताजी को मेरे भाई ने बोला, जो बुआ का बेटा है, उसको भेजो दिल्ली आए, अगर कुछ नहीं कर पाएगी फिर लौट जाएगी असम या कलकत्ता चली जाएगी, एमबीए कर लेगी बाद में। तो मैं एक सूटकेस लेके आई थी। अच्छा। और वो था 2008 मार्च का महीना, मतलब होली के आसपास। तो वो मेरी ज़िंदगी में और एक बड़ा डिसीजन था। पहले आसाम से कलकत्ता आई, कलकत्ता में चलो फिर भी अपना भाषा बोली मिलता है, थोड़ा सा मैच कर जाता है, कल्चर थोड़ा मैच कर, खान पीन। यहाँ इतना दूर, वो तो मेरे सोचने की भी बाहर था, मैं क्या करूँगी आके। पर यहाँ पे मैं आई तो पहले तो मैं स्कूल में जॉब ढूंढने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू पुट योर फिट होल्ड करना चाहिए मिट्टी में। तो पहले मैंने सोचा नहीं, मैं आई शुड फाइंड आउट अ जॉब। तो मैं इधर उधर बहुत जगह फॉर एक्सपेंसेस आपके, मतलब मेरे एक्सपेंसेस जो है, खर्चे जो है, उसको वो मीट करने के लिए मैंने जॉब ज्वाइन किया। मैं स्कूल्स में म्यूज़िक सिखाती थी। एमिटी इंटरनेशनल में मेरा लास्ट जो जॉब रहा, उसमें एज ए वोकल टीचर, वोकल फैकल्टी। मैम ने क्लियर बिल्कुल नाम, इनका नाम एक बड़ा नाम है एग्जैक्टली। हाँ, बाकी तो डेजी डेल सीनियर सेकेंडरी वो है साउथ दिल्ली में ही, उसमें भी मैंने काम किया। फिर गिरी इंटरनेशनल में मैंने काम किया, छोटे छोटे बहुत सारे स्कूल्स में मैंने किया। फिर मैम प्लीज, आई बिलीव इससे कुछ स्टोरी रिलेटेड है, आपने मुझे बताई थी, तो आप वो बताने वाले मुझे। हाँ, वो तो मैं बोलूँगी तुमको। तो एमिटी में मैं जब जॉब कर रही थी, तो उस दौरान जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, आपको पता है इंटरव्यू देखे ही, जॉब भी इंटरव्यू के बाद ही मिलता है, 2-3 राउंड। तो वहाँ पे जो मेरे सीनियर रहे, वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े कलाकार हैं। अच्छा, ठीक है। प्रभात भैया है, पंडित प्रभात कुमार जी, वो सरोद बजाते हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। पंडित तानसेन श्रीवास्तव भैया, वो तुम्हारे मैं पुष्प बिहार एमिटी में थी, साकेत एमिटी में वो
एज ए टीचर अभी भी जॉब करते हैं। अक्षय भैया है, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मित्र हैं। तो मैं उन लोगों से डिस्कस करती थी कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता है स्कूल में आके मैं सिखाऊं और रोज़ ही एक ही पेट्रियोटिक सॉन्ग सिखा रही हूँ, एक ही चीज़ सिखा रही हूँ। जन मन गण हाँ या जन, हाँ। तो वंदे मैं नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द स्कूल टीचर्स, वो भी बहुत बड़ा काम है, मैं वो मानती हूँ, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं करूँगी, पर शायद मैं वहाँ अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर पाती थी। तो 2 ढाई 3 साल मैंने किया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे बोला, नहीं तुम्हें जब नहीं अच्छा लग रहा है तो तुम कुछ आगे सोचो, तुम प्रोफेशनल सिंगिंग के बारे में सोचो, क्योंकि संगीत ही करते हुए आए हो इतने सालों से। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं जॉब छोड़ूंगी और अपना संगीत को ही आगे बढ़ाऊंगी। मतलब संगीत ही करती थी पर प्रोफेशनली मैं संगीत को आगे थोड़ा ले जाऊंगी। फिर बात आई कि क्या करना है, तो एमफिल, मुझे इवन ड्यू का भी पता नहीं था, कहाँ ड्यू है, कौन से स्टॉपेज में मेट्रो जाता है या बस जाते हैं कैसे। तो मैं पूछ के एक दिन दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंची। उन लोगों ने मैंने सर्टिफिकेट देखा, क्या करके आए हैं आप, तो मैंने बोला मैं तो मास्टर डिग्री करके आई हूँ। ठीक है, तो आप कीजिए। फिर मैंने एमफिल किया वहाँ से। तो उस दौरान क्या हुआ, उस टाइम एमफिल था आपका रेगुलर। आजकल तो देखो सब चीज़ थोड़ा ढीला भी हो जाता है, मतलब आप जॉब के साथ भी कर ले तो रेगुलर ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन भी हो जाता है आजकल तो बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको 2010-2011 के बारे में बोल रही हूँ। उस टाइम तो मुझे बताया गया है कि 1.5 साल का कोर्स वर्क है, मतलब 1 साल आप करोगे और 6 महीने का आपका डिजर्टेशन पेपर होता है। ठीक है, तो आपको रेगुलर आना पड़ेगा। फिर मैंने इस्तीफ़ा देने के लिए मन बनाया। तो वो जो देखो ये सारे प्राइवेट स्कूल में होता है, क्यों छोड़ना है इतना अच्छा, तो उस टाइम मेरा 14-15 हज़ार सैलरी था, क्यों छोड़ना है। प्रिंसिपल मैम ने भी बोला, अमृता ये रॉन्ग डिसीजन है, मत छोड़ो, इतना अच्छा गाती हो, स्कूल में बच्चे तुम्हें पसंद करते हैं। पर वो मेरा जो रेजिग्नेशन लेटर लेते ही नहीं थे। मैं जाती थी, रोज़ बैठती थी, शाम हो जाता था, अच्छा, और वो मेरा देखते ही नहीं थे। हाँ अच्छा ठीक है, कल दे देना, परसों दे देना, ऐसे कर करके फिर एक दिन मैंने सोचा नहीं, और ड्यू से भी कॉल आने लगा कि आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कीजिए, बिकॉज ड्यू में एक सीट आप ऐसे होल्ड करके नहीं रख सकते। ऑब्वियसली हज़ार लाखों बच्चे आते ड्यू में एडमिशन के लिए। फिर मैंने एक दिन लेटर दिया, या शायद मैंने मेल ही कर दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला मैं आगे और नहीं आऊँगी। तो अगले दिन से मैं ड्यू में जाना मैंने शुरू किया। तो आपने बहुत इजी बता दी, पर आपने मुझे ये स्टोरी के बैक में बताया था कि ये स्टोरी में क्या ट्विस्ट ये है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से आपको दिया। हाँ, बड़े मुश्किल से, मतलब उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने मुझे थोड़ा सा, स्कूल अथॉरिटी ने डर भी दिखाया कि नहीं ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर मेरे पीशा मतलब फूफा जी, उन्होंने एक लेटर लिखा। वो बहुत बड़े ऑफिसर थे, मतलब पीडब्ल्यूडी में वो बड़े बिग पोस्ट में थे। तो ये सब तो उस टाइम तो चिट्ठी लिखना विखने का ज़माना था। तो उन्होंने ऐसे लिखा था, हार्ड कॉपी मैंने पहुंचाया था या मेल किया था, कुछ एक ऐसा चिट्ठी उन्होंने लिखा था। इसके बाद आप रिलीज हो पाए वहाँ से? हाँ, मैं वहाँ से रिलीज़ हो पाई। और मैं आज सोचती हूँ वो डिसीजन मेरे लिए वो साईं बाबा का ही एक कृपा रहा, मेरे मम्मी पापा का, माता पिता का कृपा रहा, या मेरे तब तक मैं काफ़ी कुछ करके आ चुकी थी म्यूज़िक में, तो वो एक अंदर से एक स्पार्क आया, या जो मेरे कलीग्स थे, सीनियर कलीग्स, उन लोगों का कुछ तो मुझे ट्रिगर किया कि मैं वो सांस ले पाई। आज होता तो आज भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो स्कूल में और बड़े रोते हैं। वो लोग करते हैं, करना पड़ता है, बट बोलते हैं कि नहीं, अगर काश पहले कुछ डिसीजन ले लेता। आज अगर मैं होती तो शायद नहीं छोड़ पाती। आज मेरी बेटी है मेरे साथ, मेरा एक खर्चा है, एक्सपेंसेस है, महीने का है, बहुत चीज़ें होती हैं। वो उस टाइम में शादी भी नहीं हुई थी मेरी, तो मैंने ये डिसीजन लिया। आप उस टाइम ले सकते हो, एक दाव किसी बैट कर सकते हैं अपने पास, और वो एक चैलेंज ली अपने लिए। मैं इसके साथ मुझे ये चीज़ ये करनी, जो भी सुन रहे हैं और जो एस्पिरेंट हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो लोग इसी कथन से और इसी बातों से और इसी लोगों से जो उनके ऊपर प्रेशर करते हैं, बॉसेस होते हैं या उनके किसी जॉब में वो बैठे हुए, क्योंकि उनको एक्सपेंसेस हैंडल करने हैं, तो कि कोई ना कोई जॉब करेंगे वो। तो इफ़ दे वांट टू परस्यू देयर फील्ड, वो डर लगता है कहीं छोड़ दूं, कहीं मैं छोड़ दूं, कोई होगा नहीं होगा, कहीं छोड़ दिया तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। राहुल जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो पॉडकास्ट का नेम है राहुल माइंडसेट, आपको माइंडसेट बना लेना है। अगर मैं फील करती हूँ कि आई एम कंफर्टेबल एज अ टीचर, आई एम कंफर्टेबल एज ए लेक्चरर, आई एम कंफर्टेबल एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी भर अच्छा जॉब करते हैं,
पर वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे लगा शायद मैं वहाँ सही नहीं बैठ रही थी, तो मुझे संघर्ष इसलिए भी थोड़ा सा ये था कि फ्रीलांसर जब हम लोग काम करते हैं, जब हम लोग के पास कोई फिक्स सैलरी नहीं है, तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, कैसे आप पैसा लाएंगे, कैसे क्या करना है। और बचपन से मुझे सिखाने का बहुत मन था कि मैं सिखाऊं। ये कोई ज़रूरी नहीं आप स्कूल में ही सिखाओ या आप एज ए टीचर प्रोफेसर हो के सिखाओ, आप सिखा अपना प्राइवेट क्लासेस भी आप चला सकते हो। तो जब मेरा मास्टर एमफिल में एडमिशन हुआ, तब तो मैं जॉब छोड़ चुकी थी और बुरा भी लगता था उस टाइम, मम्मी पापा से मैं पैसा लूँ अपने एक्सपेंसेस के लिए। तो तब मैं द्वारका शिफ्ट हुई। पहले मैं सीआर पार्क रहती थी और मेरे भाई जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया वो भी द्वारका में थे, उन लोगों ने बोला कि आप द्वारका शिफ्ट हो जाओ। तो मैं यहाँ पे इसी अपार्टमेंट में, द्वारकाधीश, मैं इसका भी नाम बोलना चाहूँगी, बड़ा मेरे लिए लकी रहा ये अपार्टमेंट। पहले मैं एक कमरे में रहती थी और मैं एक एक करके स्टूडेंट पैम्फलेट्स मैं बनवा के, जितना मेरे पास जॉब करके जितना मैंने पैसा जमाया उसे पैम्फलेट्स बनवाया। या कितना ग्राउंड वर्क से बात कर रहे हैं हम, मतलब पूरे ये सब देखो, रियलिटी है। लोग शायद बोले ना बोले, पर मैं तो सच्चाई बोलती हूँ। मैं ये बोल रोकना चाहूँगा कि जो इस अभी आपके स्टेज पे, जिस स्टेज पे आप फैकल्टी हैं, आपके अवार्ड शो हो रहे हैं, आपके पास शोज चल रहे हैं, तो वो लोग ये इस ग्राउंड लेवल की बातें करते नहीं, बट यू आर टेलिंग अबाउट ग्राउंड लेवल बातें कि जिसके पैम्पलेट बंटवाया आपने। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां ये शौक, ये सपना उनके आंखों में चमकता है कि ये सपना है मेरे, पर उसको मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँ वो नहीं जानते। वही जानना है हमें, वो नहीं जानते। तो मैं तो जॉब नहीं करती, मेरा कोई फिक्स सैलरी नहीं है, मैं एज अ गेस्ट फैकल्टी जाती हूँ। गेस्ट का जो भी यूजीसी का एक अमाउंट है, मेंशन्ड अमाउंट रहता है, पर लेक्चर का आपको उतना मिलेगा। तो मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी जाती हूँ। तो उस टाइम जब मैं एमफिल कर रही थी तो मैंने एक दो स्टूडेंट करके सिखाना कैसे किया आपने, संघर्ष क्या रहा उसमें, अपने पैम्पलेट बंटवाए, कोई आया नहीं आया, कैसे ऐसे हुआ? मेरे सामने कुछ लोग, मैं खुद देती थी। आई डिस्ट्रीब्यूटेड माई सेल्फ। आज तो चलो मेरा एक टीम है, हाँ मैं सबके नाम धीरे धीरे बोलूँगी, मैं जिनके बदौलत मैं आज हूँ मैं सब बोलूँगी, बट उस टाइम हार्डली 2-3 लोगों को मैं जानती थी। मैं तो खुद रिक्शे वाले को पकड़ के, ठेले वाले को पकड़ के, ठेले के उसमें अभी भी आज भी करती हूँ मैं राहुल। अच्छा। कहीं अगर मुझे, मेरे इतने स्टूडेंट हैं, मेरा सब कुछ ठीक है, फिर भी मैं नए नए लोगों तक जुड़ना चाहती हूँ। शायद नया कोई बच्चा आए, नया कोई प्रॉब्लम लेके आए, मैं उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ गले का, तो मैं ही ना सीखूंगी उस लाइन में। तो अभी भी यहाँ पे द्वारकाधीश में तुम आए हो, एक सब्जी वाला भैया है, उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आपका एक पैम्फलेट दीजिएगा, तो एक पानी का वो है ना, उसमें चिपका दूंगी। अच्छा। हाँ, तो मैंने चिपकाया कि लो कोई बात नहीं, लोग जुड़े मुझसे, मैं जोड़ना चाहती हूँ लोगों से। तो अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, तुम अच्छे गुरु हो, तुम्हारे अंदर सिखाने का तालीम है, तो एक से तुम्हारा स्टूडेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे मैं एक खुद एग्जाम्पल हूँ। कैसे मैं एक स्टोरी जानना चाहूँगा। जैसे आप पैम्पलेट बंटवाए, हाँ, आप तो एक स्टूडेंट आया, फिर वो फ़ोन किया उन्होंने, मेरा नंबर, मैंने नंबर मेंशन कर दिया, तो आए। रूम भी छोटा था, एक रूम में एक किचन था मेरा वहाँ पे। पर हाँ, पहले से मैं एक चीज़ जो मेंटेन करती थी, मैं जब भी क्लास लेती थी उससे पहले मैं उनसे इंटरेक्शन करती थी, क्योंकि मेरे पिताजी ने और माताजी ने एक सीख दे के मुझे भेजा था कि अच्छे लोगों की संगति बहुत ज़रूरी है। बुरे लोग भी मिल जाते दुनिया में, संघर्ष तो रही है। तो पर जिनको मैं सिखाती थी, मैं थोड़ा ऐसे लोग देखती थी जो म्यूज़िक के प्रति जिनकी समर्पित भाव है। तो मेरी जो पहली स्टूडेंट रही वो IIT दिल्ली से रही है। अच्छा, ठीक है, वो मेरी माँ समान है, आज भी वो मुझसे म्यूज़िक सीखती है। अच्छा। और मेरी मतलब जस्ट लाइक माई मदरली फिगर डॉक्टर रमा देवी जी। अच्छा, ठीक है, वो गणिनाथ निकुंज में रहती है, द्वारका में। तो वो भी ढूंढ रही थी, वो मेरी पहली स्टूडेंट है। तो वो आई सीखने, फिर उन्होंने किसी को बोला, उन्होंने किसी को बोला। मैं अगर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट शायद पहले मैंने नहीं किया, ऐसे माउथ टू माउथ मेरा होता गया नाम, मतलब लोग जानने लगे। तो फिर स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, फिर मेरा MPhil हो गया तब तक। फिर बीच का 2-3 साल मेरी गैप रही, कब, क्योंकि उस समय मेरी शादी हुई 2011 में, आई गॉट मैरिड। तो उस टाइम 11, 12, 13 जो ये 3 साल रहा, जब तुम किसी नए दुनिया में, नए उसमें आते हो, तो
नई चीज़ है वो आपके लिए। हालांकि जो मेरे लाइफ पार्टनर है वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी रहे। अच्छा, तो वो अच्छी बात मेरा है। लव मैरिज रहा। हाँ। और संगीत करते हुए अरुण जी ने मुझे देखा बचपन से, उनका भी बहुत योगदान है मेरे पीछे, आज भी है, आज भी बहुत हेल्प करते हैं मुझे, क्योंकि मैं आई एम ए फ्री बर्ड। मैं कभी भी कोई भी कॉन्सर्ट, रात को, दिन को, सुबह को, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, मध्य रात्रि में भी मुझे जाना है। और मेरी बेटी को भी मैंने ऐसे ही ग्रूम अप किया, वो भी ऐसे ही, वो खुद भी क्रिकेट खेलती है, छोटी है अभी, वो भी अपना चला रही है, उसका भी एक कैरियर है। तो वो जो तीन चार साल रहा, तो मैंने वेस्ट नहीं किया। मैंने क्या किया, पीएचडी तब मेरा हो नहीं रहा था, क्योंकि मुझे जिनके अंडर करना था वो तब उस टाइम फ्री नहीं थी, क्योंकि मेरा था कि मैं उनके अंडर ही डॉक्टरेट करूँगी। तो मैं वो 3-4 साल जो 2011, 12, 13, 14 तक कुछ, मैं अपना संगीत को और स्कूल को, मतलब मेरा जो क्लासेस है उसको मैं और बढ़ाने लगी। मैं लोगों से मिलने लगी, मैं गुरुजी से और इंटेंसिव तालीम लेने लगी। मैंने ऑल इंडिया रेडियो तब ऑडिशन दिया, क्योंकि ऑडिशन बोर्ड होता है, एमएबी बोर्ड, लोकल ऑडिशन पास करना पड़ता है आपको। अब तो गुरु की कृपा से मैं मतलब एक ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ रेडियो का। गुरु जी का बहुत कृपा रहा जब मैं दिल्ली आई, वो भी मैं धीरे धीरे बताती जाऊँगी। तो फिर वो समय मैं अपने गुरुजी भोलानाथ मिश्र जी से बहुत अच्छे से सीखने लगी, और मैं अपना स्टूडेंट का संख्या बढ़ाने लगी, स्टेज शोज करने लगी। तो धीरे धीरे समय भी बीत गया मेरा, और अच्छे से गुजरा वो समय। मतलब पैम्पलेट से स्टेज शो तक, पैम्पलेट से थोड़ा ऊपर आ गई ऊपर आ गया थोड़ा सा तो माउथ टू माउथ रेफरेंस में ये होने लगा। और पीएचडी के लिए भी सोच मैंने बंद कभी नहीं किया, ढूंढने लगी सुपरवाइज़र कि मुझे जिनके अंडर करना था। फिर लकीली 2014 में मेरे एनरोलमेंट हुआ। पंडित प्रतीक चौधरी जी, वो भी इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी लॉस्ट हिम इन द कोरोना। वो बहुत यंग थे, और उनका वो एक ऐसे कॉम्बिनेशन थे। मुझे था, क्यों मैंने वेट किया कि मुझे एक ऐसे कलाकार के अंडर करना है जो प्रोफेसर भी है और स्टेज शोज, मतलब स्टेज पे भी उनका ऑरा है, दोनों एक्सपोजर आपको दोनों। हाँ, तो सर ऐसे थे जो बहुत बड़े कलाकार रहे, सितार के। उनके पिताजी है पद्म भूषण देबू चौधरी जी, उनके सुपुत्र रहे ये। अच्छा। पंडित प्रतीक चौधरी जी, वो डीयू में प्रोफेसर भी थे और एक कलाकार भी थे, बहुत अच्छे लेवल के कलाकार थे। साथ ही साथ मेरे गुरुजी, जो जिनसे मैं तालीम अभी भी ले रही हूँ, पंडित भोलानाथ मिश्र जी, वो भी बनारस घराने के बहुत बड़े कलाकार है, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक ही जगह जॉब किया, ऑल इंडिया रेडियो। अच्छा। आकाशवाणी में उन्होंने अपना उन्होंने रिटायरमेंट भी, पिछले साल उनका रिटायरमेंट हुआ आकाशवाणी से। तो वो भी जीवन में बैलेंसिंग, तो मैंने इन सभी से बैलेंसिंग करना सीखा, एक अच्छा इंसान बनना सीखा। नहीं पता मैं कितना बन पाई, पर गुरुजी से ये सीखा कि संगीत करने के साथ साथ आपका स्पष्ट वक्ता होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को सही दिशा में देखना बहुत ज़रूरी है, और लोगों के साथ, लोगों के पास, जब बड़े लोगों के पास जाओ तो मतलब स्टूडेंट बन के जाओ। मैं आज भी बोलती हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं सच में अभी भी तो सीख ही रही हूँ। पर हाँ, कोशिश करती रहती हूँ, जो गुरुजी से मैंने सीखा वो सब मैं अपने स्टूडेंटों में बांट सकूँ। और एक चीज़ जो मेरे जीवन में जो मैंने किया है वो है, मैं सभी को एक जैसे नहीं सिखाती। अगर कोई बच्चा आता है तो उसको मैं उसके लेवल में आके सिखाती हूँ। कस्टमाइजेशन ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम अपने आप को कुछ साल बाद एज ए टीचर देखना चाहते हो कि मैं एज ए गुरु बनूँ, अच्छा मेंटर बनूँ, तो आपको थोड़ा ये भी सीखना है कि जैसा है उसको, अगर आप, कोई लड़का आया या लड़की आई है, वो पहली बार तुम्हारे पास, तुम अगर बहुत ज़्यादा रागदारी में उसको उलझा दोगे, फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली तो वहाँ तक तो आपको पहुँचना ही है, वो तो हम लोग का बेस है, फाउंडेशन है। पर कैसे ले जाओगे उसका थोड़ा आपको उससे पहले सोचना पड़ेगा। ये बच्चा आएगा या ये लड़की आ रही है, क्या उम्र है, जितनी क्षमता उतनी उसके हिसाब से चीज़ें करवानी। हाँ, फिर कुछ दिन बाद आप अपने आप एज ए गुरु उसका अपने रंग पे ढल लोगे, या वो भी आपके रंग में आ जाएगी, जब एक रिश्ता बन जाएगा।